Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Now we are going to cover the 8th part of this chapter again today, and today we are going to cover a really important part of this chapter. This diagram which I have made is really important, and it has come at least 3 to 4 times in my exams only. So I think it's really important. So let's start. First of all, this July Revolution, ये जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है July Revolution, it is connected to the history of France. Earlier we have studied in the last class the history of Poland and Greece and the culture's role. Last class में हमने ये पढ़ा था. अब हम जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. अब ये जुलाई रेवोल्यूशन जो था ये 1830 में हुआ था एंड ये फ्रांस में हुआ था. दिस रेवोल्यूशन वाज लाइक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी. ओके, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर लुईस फिलिप. इनका मोनार्की से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने और मोनार्क कौन बना? लुईस फिलिप. बट बाद में 1848 में लुईस फिलिप को फ्ली करना पड़ा. फ्ली मीन्स अपना देश छोड़ के भागना पड़ा. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके देश में, फ्रांस में, जो प्राइसेस थे ब्रेड के, जो कह सकते हैं एक बेसिक प्राइस होना चाहिए था, वो बढ़ गए थे. ठीक है, किसी तरह से शायद इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा हो, तो इसके लिए क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए. तो अब जब प्राइसेस बढ़ गए तो नो कॉमन पर्सन कुड अफोर्ड इट, तो लुई फिलिप को भागना पड़ा. ठीक है, अगर वो नहीं भागता तो उसके साथ क्या होता? वो क्यों भागा? क्योंकि उसको पता था कि पहले लुईस 16, या स्टडीड इन क्लास 9th, लुईस 16, ट्राई टू रिकॉल, लुईस 16 का एग्जीक्यूशन हुआ था. रिमेंबर, लुईस 16 और उसकी क्वीन मैरी एंटोनेट, इनका एग्जीक्यूशन हो गया था क्योंकि इन लोगों ने इन पे ट्रेजन लगा था. ट्रेजन मीन्स देशद्रोह का आरोप लगा था. इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया था, लोगों पे इतना प्रेशर बना, लोग इतने पागल हुए कि उन्होंने पूरा रेवोल्यूशन कर दिया और इन मोनार्क्स को मरवा दिया. तो उसे लगा कि ये लोग मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे अगर मैं यहाँ रहा, तो वो भाग गया. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब जुलाई रेवोल्यूशन तो फ्रांस में हुआ, पर जस्ट जुलाई रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसी चीज़ हुई जो काफ़ी लाइक नोटिसेबल थी. बेल्जियम और नीदरलैंड्स पहले एक थे. ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड्स एक थे. बट जुलाई रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बेल्जियम में रेवोल्यूशन हो गया और बेल्जियम ब्रेक ऑफ फ्रॉम नीदरलैंड्स. बेल्जियम ने अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लिया, वो भी रेवोल्यूशन करके. तो ऐसा माना गया कि जब फ्रांस में कुछ भी हो रहा है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ रहा है. ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, बाकी लोगों को उससे प्रेरणा मिली, वो लोग अपना रेवोल्यूशन उसके माध्यम से करने लग गए. ठीक है, अपने दिमाग में फ्रेंच रेवोल्यूशन को रख के उन्होंने अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन कर दिया. ठीक है ना. तो जुलाई रेवोल्यूशन के पहले, बिफोर, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स वर टुगेदर. जस्ट आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम नीदरलैंड्स, और बेल्जियम की कैपिटल आज क्या है? ब्रसल्स. ओके, अपनी कैपिटल ब्रसल्स में बना के नीदरलैंड से अलग हो गया. तो अगेन द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, ड्यूक मेटरनिश, केम एंड ही सेड दैट व्हेन फ्रांस sneezes, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. क्या मतलब है इस लाइन का कि व्हेन फ्रांस sneezes, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. फ्रांस में एक रेवोल्यूशन होता नहीं है कि उसकी चिंगारी, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन की चिंगारी भड़कती नहीं है कि पूरे यूरोप में एक वाइल्ड फायर सी लग जाती है. समझ रहे हो कि जो भी स्टार्टिंग होती है वो फ्रांस से होती है. फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है तो फिर सबको उससे इंस्पिरेशन मिल जाती है. सो व्हेन फ्रांस sneezes, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. ओके, तो ये किसने कहा था? मेटरनिश ने. दिस कैन कम इन 1 मार्क्स कि मेटरनिश हु सेड दीज लाइन्स. ओके, मेटरनिश, ड्यूक मेटरनिश, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिश ने कहा था ये. अब ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन, है ना, नॉट इन फ्रांस, इन बेल्जियम. तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है. अब इसके बाद हम एक बहुत ही मेन टॉपिक कवर करते हैं, द 1830s इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूरोप. 1830s में यूरोप में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया. उस डिप्रेशन में ये आउटकम्स थे. अब देखो, ये क्वेश्चन मेरे को अभी भी याद है. क्वेश्चन था कि व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1830s.
1830s में भी एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है और वर्ल्ड वॉर 2 और 1 के बाद भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आए हैं। इसीलिए आप डेट्स को, ये वाली इकोनॉमिक डिप्रेशन की डेट्स को प्लीज़ याद रखिए। ये 1830s को याद रखना, 1918 को याद रखना, जो वो दूसरी वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 1 फ्रॉम 1914 टू 1918, राइट। तो ये याद रखना। फिर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s में भी आया, ठीक है। तो पहला इकोनॉमिक डिप्रेशन 1830s में, दूसरा 1930s में आया था, जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था, ठीक है। अब इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूरोप में क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ जो हुई वो थी ये, सबसे पहली चीज़ हुई अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे यूरोप में जब भी इकोनॉमिक डिप्रेशन चाहे कहीं भी आए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जब कुछ काम के पैसे ही नहीं मिलने तो कोई नौकरी क्यों करेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। देन माइग्रेशन ऑफ रूरल्स। माइग्रेशन ऑफ रूरल्स मतलब अब जो रूरल एरिया में जो रहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। आप एक फार्मर है, ओके, आप अपने फार्म पे वीट उगाते हैं, उस वीट की बनती है ब्रेड। अब उस वीट के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा गिर गए। मतलब पहले जो वीट अगर आपका 50 रुपये में बिकता था, अब वो उसके दाम 2-3 रुपये हो गए। तो अब तो आप उसे बेचोगे नहीं, आप उसे बेच सकते हो, आप उसे नहीं बेचोगे, आप किसी और काम की तलाश में कहीं तो जाओगे, क्योंकि अब इस काम से तो आपका घर का पेट, आपके घर के लोगों का पेट तो भरेगा नहीं। तो अब आप लोग किसी और काम में जाओगे। आप रूरल एरिया में रहते हो, अब आप अर्बन एरिया में जाओगे। आप लोग इंडस्ट्री में वर्कर की तरह काम करने के लिए जाओगे, बट काम ढूंढने जाओगे। दिस इज़ माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन। एक ही देश के अंदर लोग माइग्रेट कर रहे हैं इधर से उधर, क्यों? इन द सर्च ऑफ वर्क। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, और अर्बन एरिया में ऑलरेडी लोग रहते हैं, और लोग आ गए तो वहाँ पे स्लम बने, लोग एकदम बहुत कम सी जगह में बहुत सारे लोग रहने लग गए, तो सैनिटेशन नहीं होगी वहाँ पे, सैनिटेशन नहीं होगी, स्पेस अवेलेबल नहीं होगी। इवन जब कई सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो डिमांड बढ़ गई, है ना। अब देखो, जो लेबर्स बढ़ गए, पर डिमांड तो इतनों की है ना। कंपटीशन में इतने सारे वर्कर्स हैं, चाहिए सिर्फ इतने से, तो वेजेस क्या हो गई, कम हो गई। अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो वेजेस भी कम मिलती हैं, ठीक है। इट्स अ लॉजिकल थिंग, ट्राई टू मेक इट इन द इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। अब ऐसा समझो कि कई सारे लेबर आपके सामने खड़े हैं, कई सारे, समझ लो, चलो लेबर नहीं, कई सारे आपके 5 फ्रेंड्स आपके सामने खड़े हैं, पर आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 लोगों के लिए स्पेस है, तो आप क्या बोलोगे? कोई दो आ जाओ, अपने आप में डिसाइड कर लो, है ना। ऐसे ही तो बोलोगे। और जो 2 आएंगे, आपको तो सिर्फ 2 चाहिए ना, 5 तो नहीं चाहिए। ये आपकी भी चॉइस है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा ही लेबर्स के साथ होता है। जब कई सारे लेबर्स हैं तो तू भैया 2 रुपये में काम कर, वरना यू गो, आई हैव अनदर वन हु कैन वर्क फॉर 1 रुपी ऑल्सो, सो यू गो। दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, ओके। देन इज फूड प्राइसेस बढ़ गए और बैड हार्वेस्ट हो गई। फूड प्राइसेस जो थे यहाँ पे बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी के पास, किसी के घर में पैसा है नहीं, वो खरीदेंगे कहाँ से? तो प्राइसेस बढ़ते चले गए, और जब कोई खरीद नहीं रहा तो जिसने उगाया वो क्या करे, है ना, वो क्या करे? अब फूड प्राइसेस बढ़ते चले गए, और जो जितने फूड प्राइसेस थे, समझ लो कि फूड प्राइस 50 रुपये है, ठीक है। यूरोप में तो कुछ और ही, पाउंड चलता होगा, यूरो चलता होगा, बट आई एम गिविंग यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रुपी। समझ लो कि 50 रुपीज़ है, ठीक है। अब बैड हार्वेस्ट ऊपर से, पहले तो फूड प्राइसेस इतने ज़्यादा, ऊपर से तुम्हारे जो उग रहा था तुम्हारी लैंड पे, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हुई, कुछ कीड़े पड़ गए, ख़त्म हो गया, ठीक है, नहीं उग पाए। अब जितना बचा खुचा वो तुम बेचोगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसों में बेचोगे ना, ज़्यादा पैसों में बेचोगे। डिमांड ज़्यादा है, चीज़ कम है, ब्रेड कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे।
ठीक है ना, कंपटीशन बढ़ गया तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इससे क्या हुआ, एक्सट्रीम पॉवर्टी आ गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब पूरी तरह से ये लोग गरीबी में डूब गए, इतना इनका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था यूरोप में। ऊपर से क्या प्रॉब्लम हुई, एक स्टिफ कंपटीशन चलता था हमेशा यूरोप में विद इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो मटेरियल्स बनते थे वो मशीन मेड होते थे, और मशीन मेड मटेरियल्स हमेशा सस्ते दामों में मिलेंगे हैंडमेड से, ये तो आपको पता है। जो हैंडमेड में जितना काम होगा वो तो महंगा मिलेगा, और जो मशीन मेड है वो तो काम हो ही रहा है अपने आप, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली कम होगा। तो इंग्लैंड जो अपना सामान बेचता था वो बाकी के यूरोप के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता था। इसीलिए हर कंट्री में जो भी छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करते थे इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड तुम्हें बेचने नहीं देगा, खरीदना है तो इंग्लैंड का खरीदो, ठीक है ना। बट इस सब के होते हुए, लास्ट पॉइंट, इस सब के होते हुए भी जो पावर थी ना, जो मज़े कोई कर रहा था, तो वो थी एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। द मेन पावर स्टिल लाइड विद एरिस्टोक्रेसी। उनके पास पैसा आता जा रहा था, और जो ये पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, इनको पूरा टैक्स देने के लिए इनको रखा हुआ था। भाई वो कहाँ से टैक्स देंगे, उनकी तो हार्वेस्ट भी ख़राब हो गई, उनके तो फूड के प्राइसेस भी बढ़ गए, पॉवर्टी भी हो गई, कोई ख़रीद भी नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, तो वो कहाँ से टैक्सेस देंगे, है ना। सो दीज वर द मेन आउटकम्स दैट happened after the great economic depression of 1830s in Europe. Okay, so this was all for this video. If you like the video, then do share, like, comment and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon to get freshly notified videos. Fine, so stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you so much.